22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। चुनाव से पहले पूरे देश में एक वायु सैनिक के नाम पर खूब चर्चा हुई। उनका नाम था अभिनंदन। लेकिन इस चुनावी मौसम में वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट में एक पूर्व वायु सैनिक की खूब चर्चा है और उनका नाम है मुन्ना सिंह। मुन्ना सिंह के पास कई सारी उपलब्धियां हैं, लेकिन फिलहाल इनकी पहचान जो है वो पूर्व वायु सैनिक के तौर पे है और आजकल वो चुनावी मैदान में एनडीए तथा महागठबंधन को टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। इनसे ही जानते हैं। वैसे कई सारे प्रत्याशी चुनावी मौसम में अपने अपने मुद्दे को लेकर के या अपने अपने तर्कों को लेकर के चुनावी मौसम में चुनावी मैदान में उतरते हैं, लेकिन इनके पास कुछ ऐसा मुद्दा है जो शायद राष्ट्रीय स्तर पर कुछ बड़ा प्रभाव डाल सकता है, एक बड़ा खुलासा कर सकते हैं। जानते हैं वो क्या है, मैं आपको नहीं बताऊंगा, इनके ही मुख से जानते हैं कि क्या मुद्दा है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और किन मुद्दों के आप पूर्व वायु सैनिक रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये बताइए कि राजनीति में क्यों आए आप? आशुतोष जी, सबसे पहले तो मैं आपको दिल से धन्यवाद दूंगा आप मीडिया वालों को कि आप लोगों ने मुझे भी चूज़ किया और उस लायक समझा कि मैं भी कुछ बदलाव ला सकता हूं। इसके लिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद। और जहां तक राजनीति की बात है, हमने वायुसेना में जब हम 1990 में गए थे, उसके बाद से 2010 तक ऑलमोस्ट पूरा इंडिया हमने कवर किया टीडी के जरिए और पोस्टिंग के जरिए, और वहाँ के लोगों से मिलना जुलना होता था, वहाँ की संस्कृति सभ्यता हम देखते थे। और वहाँ में और अपने होम टाउन जो बिहार में रहा है, और बिहार में भी वो भी पश्चिमी चंपारण जिला, जहाँ से महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया था, जो उनकी कर्मभूमि थी। और यही पश्चिमी चंपारण हमारा भी जन्म स्थान है, कर्मभूमि है। और हमने देखा कि पूरे भारत में घूमने के बाद हमने ये देखा कि हम लोग से ज़्यादा मेहनती, शिक्षित, संस्कारी, सभ्य कहीं के लोग नहीं हैं हमारे पश्चिमी चंपारण बिहार से ज़्यादा। तो ये वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र में देखें, हम आज भी आज़ादी के इतने सालों बाद भी हमारा मेन मुद्दा यहाँ पे 3 चीज़ों को लेकर हम कर रहे हैं। पहली चीज़ एक शिक्षा, जो कि बेसिक चीज़ है हर इंसान की, और ये हमारी नीड भी है, अधिकार भी है, जो यहाँ पे नहीं है। दूसरी चीज़ स्वास्थ्य, वो भी नहीं है यहाँ पे। तीसरी चीज़ पर्यटन की बात करें, जो कि यहाँ पे नहीं, और हमने ये मेंशन भी किया अपने हैंड बिल में। ये तीनों मुद्दा को हमने उठाया। आज़ादी के इतने साल बाद भी हमारे वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र में एक भी ढंग का हॉस्पिटल नहीं है। आज भी अगर हमारे परिवार का, किसी भी हमारे दोस्त के परिवार का, या कोई भी वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र के कोई भी आदमी सीरियस बीमार पड़ता है तो वो यूपी या दिल्ली या कहीं भी लेके जाते हैं। यानी परेशानी तो होती है, और यहाँ का कमाया हुआ पैसा वहाँ जा रहा है। इसमें मैं देख रहा हूँ आपने जो मुद्दा इसमें दिया है, उसमें जो 12वां मुद्दा है वाल्मीकि नगर व्याघ्र वन क्षेत्र की लगभग 5478 एकड़ भूमि की जांच। हमारे एक दोस्त हैं जिन्होंने हमें बताया कि ऐसे ये है, यहाँ की जो वाल्मीकि व्याघ्र परियोजना की जो है भूमि 5478 एकड़ के करीब में लगभग है, जो कि नेपाल का कब्जा है उस पर। और कई बार आप दावा कर रहे हैं कि भारत की भूमि पर नेपाल का कब्जा है? जी हाँ, हमने देखा उसको, उसके डॉक्यूमेंट्स को भी हमने पढ़ा, और कई बार हमने न्यूज़पेपर की भी कटिंग्स हमने देखी। तो ये इंडिया की ज़मीन है जिस पे नेपाल का कब्जा है, अतिक्रमण किया हुआ है। और ये कई बार मुद्दा को उठा, इसको लेकर कई सारे सामाजिक संगठन के जो बुजुर्ग लोग हैं उन्होंने उठाया, फिर भी इस पर गवर्नमेंट का कोई भी विचार नहीं है, चाहे बिहार गवर्नमेंट हो चाहे भारत सरकार हो। किसी ने इस मुद्दे को हाईलाइट नहीं होने दिया, या तो दबा दिया या होने नहीं दिया, या चाहते नहीं है वो, या तो वो ये एक्सेप्ट कर लिए हैं कि ये नेपाल का है, या दूसरी चीज़ वो आपके पास इसका कोई दस्तावेज या कोई डॉक्यूमेंट है? हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है जो कि मैं आपको दिखा दूंगा। वो डॉक्यूमेंट मेरे पास मिला हुआ है डॉक्यूमेंट, और इसको भी हम इस मुद्दे को उठाए हैं कि अगर हम वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र से सांसद बनते हैं तो हमारा ये भी मुद्दा है, हम इसकी जाँच करा के, और इस भूमि को, क्योंकि हमारा ये वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र का भूमि है, हमारा जन्मस्थान का भूमि है, तो हम क्यों नेपाल को देंगे? देखिए, एक बड़ी खबर है, एक बड़ा खुलासा ये कर रहे हैं कि भारत का जो कुछ हिस्सा है, जो वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र और नेपाल के बॉर्डर पर पड़ता है, उसका उस हिस्से पर नेपाल का अतिक्रमण है। वैसे आपने देखा होगा भारत पाकिस्तान में जो ज़मीनी विवाद, जो कश्मीर को लेकर के मुद्दे चलते रहते हैं, चाइना के साथ अक्सर आपने लैंड डिस्प्यूट देखा होगा। लेकिन ये एक बड़ा खुलासा है मुन्ना सिंह का। इनका कहना है कि भारत के कुछ हिस्से पे, ज़मीन के कुछ हिस्से पे जो वाल्मीकि नगर से पश्चिमी चंपारण से सटा हुआ है, उस पर नेपाल का कब्जा है। ये कैसे आपके संज्ञान में आया और कैसे? संज्ञान में जैसे होता क्या, जैसे हम सर्विस में थे तो उतनी मिलना जुलना नहीं होता था, लेकिन जब हम यहाँ रहना शुरू किए तब न्यूज़पेपर्स में देखे और अपने दोस्तों से चर्चा हमने सुनना शुरू किया। फिर हमने इकट्ठा किया उसका कि क्या है इसकी एक्चुअल रियलिटी हम जानना चाहे। और पता नहीं, हमारी ये आदत है कि अगर हम किसी चीज़ में जाते हैं तो डीपली जाते हैं। राजनीति में भी आने का हमारा जब हमने डिसीजन लिया तो हम डीपली अब इसमें जाएंगे।
टिल डेथ राजनीति में रहेंगे। उसी तरह इस भूमि की है, हमने जांच किया कि भाई ये सही है, ये नेपाल का कब्जा है इस भूमि पे, तो क्यों नहीं गवर्नमेंट ने क्यों नहीं इसका किया समाधान। क्या मानते, क्या कौन लोग इस बात को दबा रहे हैं? क्या कोई इस पे कोई कुछ करप्शन टाइप है या क्या है मामला? अब देखिए, हमने अभी उस पर उतना ज़्यादा तहकीकात नहीं की है, और अभी जैसे अब चुनाव का टाइम आया तो किसी भी काम को करने के लिए पावर तो चाहिए, जो पावर हमारे पास नहीं है। हम भूतपूर्व वायु सैनिक हैं और रियली हम भारतीय वायुसेना को दिल से सैल्यूट करते हैं कि उसकी ट्रेनिंग ने हमें इस लायक बनाया कि आज हम आपके सामने बात कर रहे हैं, जनता की आवाज़ को उठा रहे हैं, और इस जो अतिक्रमण भूमि है इसको भी हम उठा रहे हैं, और इस अतिक्रमित भूमि को हम भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों को बताना चाहते हैं। और जैसे ही हम सांसद बनते हैं, हमारे पास पावर आता है, आए या ना आए, लेकिन अगर हमारे पास आता है तो हमारे लिए इजी हो जाएगा काम करना। नहीं भी आता है तब भी हम संगठनों से मिलके और अपनी पार्टी के जरिए, आपको मैं बता दूं, आपको जान के खुशी होगी कि हम लोग की भूतपूर्व सैनिक और किसान की एक फौजी किसान पार्टी भी है, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं हूँ। जिसके सिंबल पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, सिंबल तो निर्दलीय हमने लिया, क्योंकि पार्टी की सर्टिफिकेट नहीं आ पाई थी, तो निर्दलीय सिंबल लेके हम चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि नॉमिनेशन के बाद हमारी सर्टिफिकेट आई। लेकिन फौजी किसान पार्टी है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हम हैं, उस पार्टी के जरिए भी और सामाजिक संगठन से मिल के भी हम इस मुद्दे को जांच करा के और आगे तक ले जाएंगे, और इस अगर हमारी भूमि है तो हम इसको लेके रहेंगे। और क्या मुद्दा है? फौजी किसान पार्टी आपने बनाया है, तो क्या मुद्दा है किसानों से जुड़ा हुआ, फौजी से जुड़ा हुआ? किसानों से स्पेशली हम बिहार की देखें तो आज भी यहाँ किसान परेशान है। सबसे ज़्यादा अगर देश में देखें तो फौजी और किसान दो ही परेशान है, और ये दोनों पे ही हर पार्टियाँ राजनीति करती हैं, और यही दोनों देश की जान है। देश की जान फौजी किसान, और इसी दोनों पे सभी राजनीति कर रहे हैं, और यही सबसे ज़्यादा परेशान है। और हमारा मुद्दा यही है, इसीलिए हम, जैसे हमारे पिताजी किसान हैं, हम फौजी हैं, और हम अपने संगठन के लोगों से, अपने दोस्तों से मिल के हमने विचार विमर्श किया, तो फौजी किसान पार्टी हमने नाम रखवाया, और लोगों ने भी समर्थन किया कि रियली ये देश की जान है और होना चाहिए इसको, फौजी किसान। जहाँ तक बिहार में किसानों की मुद्दे की बात करें, आज भी किसान यहाँ परेशान है। जैसे हरियाणा और पंजाब में देखें मंडी व्यवस्था है, यहाँ पे वैसा नहीं। यहाँ पे मान लीजिए कि धान के सीजन में धान किसी का हुआ, वो ले जाकर अपने घर पे रखेगा, ऐसा क्यों? यहाँ भी हम, जैसे हमारी अभी विधानसभा चुनाव होने वाली है, उसमें हम लोग पूरा मैनिफेस्टो निकालेंगे किसानों के लिए। यहाँ पे हम लोग मंडी व्यवस्था करेंगे। अगर खेतों में आपके धान हो रहा है, धान को लेकर मंडी में दें, तौलाएं, और 15 दिन से 1 महीना के अंदर सरकारी रेट पे आपके खाते में पैसा जाएगा। इससे क्या होगा, किसानों की स्थिति अच्छी हो जाएगी। दूसरी चीज़, उनकी स्टोरेज की समस्या दूर हो जाएगी। तीसरी चीज़ कि सरकार के पास बल्क में आ जाएगा प्रोडक्ट, अब उसको अपना आगे कुछ भी कर सकती है। उसी तरह से गेहूं के सीजन में गेहूं होते ही वो सीधे सरकार को वहाँ मंडी व्यवस्था में ले जाएं, वजन कराएं, और 15 से 20 दिन के अंदर और 1 महीना के अंदर उनके खाते में पैसा चला जाएगा सरकारी रेट के हिसाब से। इससे क्या होगा, बिचौलिए जो कमा रहे हैं, जो किसानों का हक है जो नहीं मिल रहा है, बिचौलिए खा रहे हैं, वो बंद हो जाएगा। उसके बाद किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या है पानी की, सिंचाई की, क्योंकि हम भी किसान के बेटा हैं, हम भी अभी खेतों में जाते हैं, हमारा भी खेती बाड़ी है। पानी की बड़ी समस्या है। जब आपको धान में पानी की ज़रूरत पड़ेगी सिंचाई के लिए, पता लगा कि वो धान काटना है, फिर बोना है, उसको दूसरी जगह रोपनी करना है, पानी ही नहीं है। और पंपिंग सेट से इतनी महंगी डीजल खरीद के, और मैं आपको बता दूं, शायद हमारे ख्याल से पूरे भारत में सबसे ज़्यादा अगर महंगा डीजल पेट्रोल है तो बिहार में है। क्यों है? दूसरे स्टेट में सस्ता, हमारे यहाँ महंगा क्यों है? इस पर भी हमारी ये आवाज़ हम लोग उठाने वाले हैं। आने वाले विधानसभा में हम लोग ये भी मुद्दा रखेंगे कि पेट्रोल डीजल यहाँ क्यों महंगा है, और किसान कहाँ से डीजल खरीद के और पंपिंग सेट से सिंचाई करेगा? वो पानी नहीं आ पाती है नहरों में। दूसरी चीज़, और किसानों की बहुत सारी समस्याएं हैं, खेतों में बिजली नहीं है उनके, जो कि हम लोग उस मुद्दे पे भी काम करें। किसानों के खेतों में बिजली हम लोग पहुंचाएंगे, और वो भी फ्री बिजली देंगे। ठीक है, हम 3 घंटे 5 घंटे ही देंगे, लेकिन उस 5 घंटे को फ्री करेंगे। उसके बाद हमें लगेगा कि नहीं, कुछ हमें लेना चाहिए, गवर्नमेंट को कुछ लेना चाहिए किसानों से, तो हम लोग न्यूनतम कुछ तय करेंगे, अभी नहीं, बाद में। लेकिन किसानों की चूंकि स्थिति हो जाएगी अच्छी। होता क्या है, जब आर्थिक संपन्नता किसी व्यक्ति की अच्छी हो जाती है, ऑटोमेटिक उस जगह की स्थिति अच्छी हो जाती है। आप जनता के बीच जा रहे हैं, बहुत बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत बड़ा है वाल्मीकि नगर, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? जहाँ तक हम अभी ऑलमोस्ट हमने शुरू किया है वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र के जो सबसे बैकवर्ड एरिया, दोन क्षेत्र बोला जाता है। और मैं आपको बता दूं, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उनका बड़ा लोकप्रिय क्षेत्र है। जैसे हम यहाँ कई बार पेपर में भी पढ़ते हैं, लहजे से कि हमेशा उनका यहाँ दौरा होते रहता है। जब भी आते हैं तो दोन जाना होता है, थरगट जाना होता है, जो कि यहाँ की पिछड़ा इलाका है। और आज भी वहाँ जाए, मैं उधर दोन साइड में गया, मैं आपको बता दूं, बड़ा दुख होता है। आज भी वहाँ मोबाइल से बात नहीं हो पाती है, टावर नहीं है। मैंने वहाँ जनता से पूछा कि भाई टावर क्यों नहीं बात होती है, तो उन्होंने बोला कि पिछले जो सांसद साहब आए थे, मंत्री साहब आए थे, उन्होंने बोला था मैं टावर लगवा दूंगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आज बताइए, इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के युग में भी दोन में मोबाइल से बात नहीं हो पाती है, टावर नहीं है। उसके अलावा दूसरी चीज़, वहाँ सड़क की समस्या है।
आज भी वहाँ अगर कोई सीरियस बीमार पड़ता है, अगर बारिश हो जाए तो उनको या तो कंधे पे नहीं तो बैलगाड़ी पे लेके जाना पड़ता है, गाड़ी चल ही नहीं पाती है वहाँ पे, रोड ही नहीं है वहाँ पे। मतलब ये वहाँ की जनता इतनी त्रस्त हो गई है और मजबूर हो गई है। तो मैंने जब उनसे मिला इस समस्याओं को तो बोला कि जो आप फौजी हैं, आप लोगों पे हमें भरोसा है। हमने बोला बिल्कुल, देश की जैसे हम लोगों ने रक्षा किया है, कर रहे हैं, वैसे यहाँ भी अब हम लोग समाज में आ रहे हैं फौजी और किसान, क्योंकि किसान भी और फौजी एक ही है, ये वर्दी में है और वो वर्दी में नहीं है, वो सिविल में है। और इसी बीच में सभी आते हैं, बिजनेसमैन हो या सर्विस वाले, कोई भी हो। तो हमने उनकी समस्याओं को देखा, उस समस्याओं उन्होंने हमें काफ़ी समर्थन दिया। हमने बोला कि जैसे आपकी, हमने भी जंगल में रहा है, ट्रेनिंग किया, -15 डिग्री पे हम लेह में भी रहे हैं, जैसलमेर में भी रहे हैं, ऑलमोस्ट पूरा इंडिया कवर किए हैं। तो हमें पता है, जनरल में भी घूमे, एसी में भी, जहाज़ में भी घूमे हैं, तो हमें पता है कि स्थिति क्या होती है। और किसान के बेटा हैं तो खेत में भी जाते हैं, कीचड़ में भी जाते हैं, सब हमें पता है। तो पहली चीज़ हमने इसीलिए इसको चूज किया। वहाँ से पिछड़े एरिया जो हमारा दोन एरिया, वहाँ से हमने शुरुआत किया है। उसके बाद और भी सिकटा है, यहाँ पे रामनगर है, बगहा है। नीतीश जी की एक और हम बात करें, मुख्यमंत्री जी की, बहुत पहले उन्होंने वादा किया था कि हम बगहा को जिला बनाएंगे। आज तक उस पर कुछ अब चर्चा नहीं हो रही है। कहाँ गया उनका वादा? क्यों नहीं जिला बन रहा है? जिला बनने से एटलीस्ट यहाँ रेवेन्यू तो जनरेट होगा, लोगों को रोजगार तो मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी उससे। क्यों नहीं बन रहा? उसके पीछे क्या रीज़न है? मेन यही हम लोग का रीज़न है राजनीति में आने का। और भी बहुत सारे, जैसे नौजवानों की बात करें, बेरोजगारी की, आज भी देखें अगर यहाँ से ट्रेन जो जाती है, स्पेशली चंपारण से या सीतामढ़ी समस्तीपुर साइड की, अभी हम अपनी वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र की बात करेंगे, रोजगार के नाम पे कुछ भी नहीं है। 2-3 शुगर फैक्ट्री है, अगर वो बंद हो जाए तो किसान अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे ढंग से, क्योंकि धान और गेहूं जब उनको पैसे की जरूरत है उस समय रेट ही नहीं है, बनिया उनको रेट ही नहीं दे पाते हैं, कहाँ से बेच के अपने बच्चों को पढ़ाएंगे वो। और गन्ना की समस्या ये बताएं कि गन्ना किसान लगा देते हैं पैसे की लालच में, लेकिन उस गन्ने को फैक्ट्री में गिराने के लिए इतनी समस्याएं हैं कि वो फिर कान पकड़ लेता है, गन्ना नहीं लगाएंगे, लेकिन मजबूर है, करे तो क्या करे। एक आखिरी सवाल है, और सवाल है कि एक तरफ मोदी जी का राष्ट्रवाद है जिसके सहारे एनडीए चुनाव लड़ रही है, दूसरी तरफ महागठबंधन का जातीय समीकरण है। इन दोनों को कैसे काट पाएंगे आप, और आगे की क्या रणनीति है इस चुनाव के बाद आपकी? देखिए, जहाँ तक जाति और धर्म की बात है, ये सभी पार्टियां धर्म की राजनीति करती हैं। ऐसा नहीं कि महागठबंधन करता है और एनडीए नहीं कर रहा है। एनडीए की बात करें तो उन्होंने भी राम मुद्दा उठाया था पिछले चुनाव में। तो धर्म की बात करें, धर्म की राजनीति की बात तो सभी करते हैं। एक फौज ही ऐसा है जहां धर्म की बात नहीं होती है। जब हम लोग फौज में थे तो वहाँ कोई हम लोग नहीं देखते थे कौन सिंह है, कौन पांडे है, कौन राम है। एक साथ हम लोग बैठ के मेस में खाते थे, एक साथ हम लोग ड्यूटी करते थे, सब कुछ। और हम लोगों का जो मेन मुद्दा है यहाँ पे फौजी किसान पार्टी का, वही सेम फौज वाली स्थिति हम लोग यहाँ भी लाना चाहते हैं। कोई जात पात नहीं, कोई लिंग भेदभाव नहीं, कोई धर्म की बात नहीं। इंसान है, इंसानियत से रहेंगे और इंसानियत सिखाएंगे। क्योंकि धर्म की राजनीति करने से किसी का पेट नहीं भरता है, जात की राजनीति करने से किसी का पेट नहीं भरता है। अगर आप संपन्न हैं, इंसानियत अगर आप में है, सभ्यता संस्कृति है, तो इससे बढ़ के बड़ा कोई धर्म नहीं है। हिंदू मुस्लिम क्या है? कौन ऐसा हिंदू नेता है जो कि मुस्लिमों के यहाँ से निकाल सकता है? कौन ऐसा मुस्लिम नेता है जो कि हिंदुओं को यहाँ पे बोले कि ये हिंदू राष्ट्र हो गया या ये है, हिंदुओं को यहाँ अधिकार है रहने का? जब नहीं है, संविधान में ऐसा नहीं है, तो क्यों लड़ाई कराते हो यार? क्यों हिंदू मुस्लिम की बात करते हो आप? न करो ना, ये सभी को एक आपस में मिलजुल कर रहने दें। जब हमें ब्लड की जरूरत पड़ती है, हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ तो नहीं देखते कि हिंदू का ब्लड है कि मुस्लिम का ब्लड है, डॉक्टर हिंदू है कि मुस्लिम है तो नहीं देखते हैं, होटल में जाते हैं खाना खाने नहीं देखते हैं। तो फिर ये कहाँ आ जाती है समस्या, ये हिंदू मुस्लिम की? या वो ब्राह्मण है, ये राजपूत है, ये चनऊ है, ये कुर्मी है, ये यादव जी है, ये है, कहाँ से समस्या आ जाती है? और ये सबसे ज़्यादा जातिवाद की जो समस्या है यूपी बिहार में है। और जहाँ तक हम लोग उस पर भी कोशिश कर रहे हैं। फौज वाली स्थिति हम लोग यहाँ भी लाना चाहते हैं। और रियली हम भारतीय वायुसेना का अगेन सैल्यूट करते हैं कि वहाँ पे जैसे हम लोग को कोई भेदभाव नहीं था, सेम अगर राजनीति में भी हो जाए, कोई धर्म की बात ना हो, कोई आपकी जात पात की बात ना हो, तो रियली विकास हो जाएगा। क्योंकि आर्थिक संपन्नता जो है हर खुशहाली की जड़ है। और जहाँ तक बात करें, राजनीति का शिकार होने से अच्छा है कि राजनीति का हिस्सा बने। हम भी 2 साल पहले तक राजनीति से मुझे बड़ा नफरत था, लेकिन जब हम अपने क्षेत्र में, और मैं आपको बड़ा दुख के साथ बता रहा हूँ, जब हम 20 साल करके हमने जब रिटायरमेंट लिया, और रिटायरमेंट लेने के पीछे हमें वायुसेना से ये कारण था कि और लोगों को भी मौका मिला भारतीय वायुसेना में जाके देश की सेवा करने का और फौजियों की लाइफ को समझने का। इसीलिए मैंने 20 साल करके अपनी बॉन्ड पूरा करके हमने रिटायरमेंट लिया वहाँ से, एयरफोर्स से, ताकि लोग और जाएँ, लोगों को मौका मिले, यंग जनरेशन जाए फौज में, और यंग जनरेशन फिर वो रिटायर हो और यंग जनरेशन राजनीति में आए। तो राजनीति का शिकार होके नेताओं को गाली देने से या गलत बोलने से या किसी ऑफिसर को गलत बोलने से बेटर है कि हम राजनीति का हिस्सा बने। लेकिन हाँ, ये सबके लिए संभव नहीं है, क्योंकि बेरोजगारी इतनी है। अगर कोई स्टूडेंट है, कोई नौजवान है, वो कहाँ से, उसकी तो अर्निंग सही नहीं, तो राजनीति कहाँ से कर पाएगा?
तो उसके लिए पहले आर्थिक संपन्नता की तो हम लोग, तो उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं, ऑलरेडी विचार हम लोग कर रहे हैं, उसकी प्लानिंग रोड मैप हम लोग तैयार कर रहे हैं कि नौजवान कैसे आएँ, क्योंकि उनकी जब इनकम आने लगेगी 10,000, 20,000, 50,000 पर मंथ, तो उनको राजनीति करने में भी मजा आएगा, क्योंकि पॉकेट में जब पैसा नहीं रहेगा तो आप राजनीति नहीं कर पाएंगे, कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। तो जब पॉकेट में कुछ पैसा रहेगा कहीं काम करने में मजा आएगा फिर, तो उसके लिए आर्थिक संपन्नता के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। चलिए जी, आगे हम लोग ऑलरेडी प्लानिंग करेंगे विधानसभा चुनाव की, पूरे बिहार में हम लोग की तैयारी है, अपनी पार्टी फौजी किसान पार्टी की, पूरे बिहार में हम लोग उम्मीदवार खड़ा करेंगे। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका और चुनाव के लिए बहुत बहुत शुभकामना आपको। तो देखिए, ये थे मुन्ना सिंह, पूर्व वायुसेना के में थे, ये पूर्व वायुसेना के में कार्यरत थे, वायुसेना में कार्यरत थे, पूर्व वायुसेना अधिकारी हैं और इन्होंने एक बड़ा खुलासा ये किया है, इस पूरे इंटरव्यू से एक बात निकल कर सामने आई है कि जो वाल्मीकि नगर से सटे हुए नेपाल का इलाका है उस पर भारतीय ज़मीन के कुछ हिस्सों पर नेपाल का अतिक्रमण है, ऐसा इन्होंने आरोप लगाया है। और राजनीति जो यहाँ के वर्तमान में सांसद थे और बाकी तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो इस मामले का संज्ञान नहीं ले रहे हैं। ये एक गंभीर आरोप है, ये जांच का विषय है। फिलहाल कई सारे इनके दावे हैं, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अपने दावों को किस तरीके से आने वाले समय में इम्प्लीमेंट करते हैं। फिलहाल कैमरा सहयोगी कृष्णा के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा, बिहटा, पटना।